नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं, अभी तक जो 2 लेक्चर हमारे हुए हैं उन दोनों ही लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी। जो भी नंबर सिस्टम पे जो थ्योरी थी उसको डिटेल से बारीकी से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन थ्योरी फिर भी थ्योरी होती है। थ्योरी फिर भी थ्योरी होती है जब तक उसको प्रैक्टिस से ना जोड़ा जाए, जब तक उसको सवालों से ना जोड़ा जाए, न्यूमेरिकल से ना जोड़ा जाए, वो थ्योरी जो है वो कमज़ोर सी लगती है, अधूरापन सा उसमें दिखता है। तो आज का जो लेक्चर है वो उसी चीज़ के लिए है कि जो थ्योरी हमने अभी पढ़ी है उस पे जुड़े हुए कुछ बेहतर सवाल, जो अच्छे सवाल है, जो एग्जाम रिलेटेड सवाल है, उनको हम करें ताकि वो जो थ्योरी है वो मजबूत हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए, वो कॉन्क्रीट हो जाए, है ना। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो पूरे तरीके से सवालों के ऊपर रहेगा। इसमें मैं आपको बढ़िया कुछ सवाल जो है वो सॉल्व करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करें, खुद से ट्राई करें। अगर आप खुद से करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना मैं समझाऊं उसके तरीके से देखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले से क्वेश्चन नंबर 1, बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चनों को जो है वो जबरदस्त तरीके से फ्रेमिंग है इन क्वेश्चनों की, बहुत सुंदर है, मजेदार है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसी प्रत्येक प्राकृत संख्या, ऐसी जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो, कौन सी संख्या कहलाती है? कौन सी संख्या कहलाती है? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से समझ रहे हैं आप भाषा, ये क्या कहना चाहता है। इसमें कुछ वर्ड है, देखिए आप जो एग्जाम देंगे, खासकर जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स आती है, उसके अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है क्वेश्चन वाला। आप किसी कंपटीशन में चले जाइए, हर कंपटीशन में जहाँ पे बेसिक मैथ्स आती है ना, तो वहाँ पे शब्दों का खेल इतना बढ़िया तरीके से बुना जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो, फंसे। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है कि बच्चा फंसे, तो क्वेश्चन की जो भाषा है उसको ही बदला जाता है, उसको ही चेंज किया जाता है, उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो परेशान करे। बेसिक मैथमेटिक्स है, आप ही जानते हैं, ज्यादातर नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में बच्चा फंसेगा नहीं, तो फंसने के लिए क्या करें, कुछ भाषा इस तरीके से बनाए। जैसे इस क्वेश्चन के देखिए क्या कह रहा है, ऐसी प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक का मतलब सबकी बात हो रही है, सभी प्राकृत संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। ये गुणनखंड शब्द क्या है? गुणनखंड शब्द का मतलब है भाजक, काटते हो, जिनका भाग जाता हो, गुणनखंड कहते हैं भाजक। 24 के गुणनखंड। अब हमारे क्या है, हम नॉर्मल डे बाय डे में काफी चीजें गलत बोलते हैं, काफी चीजें गलत करते हैं, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई बार दिखाते कि आप प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वो प्रोनाउंसिएशन होता है। देखा होगा आपने, इंग्लिश वाले जो है वो यूट्यूब पे आके ठीक कराते हैं कि भैया इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते, इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, फलाण कहते हैं। देखिए, तो बहुत सारी, इसका मतलब वो एक एग्जाम्पल है। ऐसी ढेर सारी गलतियां हम डे बाय डे पर करते हैं, खास फर्क नहीं पड़ता है, तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक आप कंपटीशन एग्जाम में नहीं पहुंचते। जिस दिन आप कंपटीशन एग्जाम में पहुंच जाते हैं, फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए, गुणनखंड शब्द का मतलब होता है कि वो संख्याएं, अगर आप किसी नंबर को टुकड़ों में लिखें तो टुकड़ों में जो नंबर आएंगे उन नंबरों को गुणनखंड कहते हैं। और सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वह खंड, गुणनखंड, वह प्रत्येक संख्या गुणनखंड कहलाती है जो उस नंबर को काटती हो, विभाजित करती हो, या आप भाज्य कह सकते हैं। जिसे भाज्य कहते हैं उसे गुणनखंड भी कहते हैं, जिसे भाज्य कहते हैं उसे गुणनखंड भी कहते हैं। तो प्रत्येक वो संख्या जो किसी नंबर को काटती है उसको गुणनखंड कहते हैं। अब ये कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। 2 गुणनखंड तो हम भी जानते हैं, प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड सिवाय 1 को छोड़कर, एक तो होता है एक होता है वो खुद, एक होता है एक और एक होता है वो खुद। तो सोचिए, ऐसी संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 है और एक खुद है, इसका मतलब वो तो अभाज्य संख्या है। ये तो अभाज्य संख्या की परिभाषा है, ये तो अभाज्य संख्या की परिभाषा है। हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो एक, मतलब गुणनखंड का मतलब जो उसे काटते हो, सिर्फ 2 ही नंबर, अभाज्य संख्याओं को केवल 2 ही नंबर काटते हैं, एक तो एक काटता है, एक खुद काटता है ना। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है वो भाज्य, 2 से ज्यादा गुणनखंड, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, तीसरा मिलते ही हमारा काम हो जाता है, तीसरा ही मिलते ही वो भाज्य संख्या बन जाती है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही टुकड़े होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे, मतलब 2 ही भाजक होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही से दिया होगा। ट्राई करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का जवाब देके फिर जब मैं आंसर दूं तो मैच कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छी बात होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होती है?
8 से विभाजन का नियम याद है आपको? 8 से विभाजन का नियम याद है? 8 से कटने का क्या नियम है? क्या नियम है 8 से कटने का? कोई संख्या 8 से कटती है या नहीं कटती है, इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है, देखिए मैं कह रहा हूं रुक जाइए पेन, आप रुक सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई करिए, बिल्कुल आप स्वतंत्र है, खुद से ट्राई करिए, खुद से निकलेगा तो बेस्ट होगा। ठीक है, लास्ट 3 अंक जो है, लास्ट के 3 अंक वो 8 से कटने चाहिए। 751 किसी भी हाल में 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है और 8 में कभी 1 आएगा ही नहीं, तो ये नहीं कटने वाला। 750, 752 संभावित है, अभी बात करेंगे। 750 ये भी संभावना हो सकती है, 0 आ रहा है लास्ट में, कटने की संभावना है। 754 एक को ट्राई करके देख लेते हैं, ये तो पहले कैंसिल हो ही चुका, ये तो नहीं है, बाकी 2 है, इन पे ट्राई करते हैं। आ जाइए 752 पे 8 का भाग दें तो 8 नीम 72, 3 आ गया, 8 चौक 32, कट गया भाई, ये लीजिए। इसी को ट्राई किया और यही कट गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसी को ट्राई किया और यही कट गया। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 5 9 7 5 2 3 यानी 5,97,532 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर क्या है? स्थानीय मान, पहले 7 का स्थानीय मान लीजिए। 7 कहाँ है भैया? ये रहा 7, ये रहा 7, ये सब हो जाएंगे 0 स्थानीय मान में, तो ये रहा 7 और पीछे वाले सब हो जाएंगे 0। ऐसे निकलता है स्थानीय मान। जहां वो नंबर होता है, जितना होता है उतना ले लेते हैं, और पीछे जितने अंक होते हैं उनके बजाय उन सब जगह 0 ले लेते हैं। हो गया। माइनस करना है किसको? स्थानीय मान में से माइनस करना है जातीय मान। जातीय मान जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता क्या है? 7, 7 ही दिख रहे हैं, तो जातीय मान हो गया 7। फेस वैल्यू, फेस जो मुंह पे लिखा हुआ उतनी कीमत है, तो 7 लिखा हुआ तो 7 ही कीमत है। 7 घटाया तो ये हो गया 6,993। 6,993 कहाँ हो भाई? ये रहा 6,993। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिएगा। आपसे आएगा तो बेहतर आएगा, आपसे क्वेश्चन का आंसर आएगा तो बेहतर आएगा, इसलिए प्लीज आप खुद से ट्राई करिएगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई बताइए 1 से लेकर 30 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं इसमें अभाज्य है? देखते हैं, लिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11, फिर 13, फिर होती है 17, फिर होती है 19, फिर होती है 23 और फिर होती है 29। तो कितनी संख्याएं हुई? काउंट करिए। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल है भैया 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे सर क्या कोई फॉर्मूला है अभाज्य संख्याओं का? नहीं साहब, कोई फॉर्मूला नहीं है कि गिनती निकाली जा सके, बनानी ही पड़ती है। अगर ये कहता है 1 से लेकर 100 के बीच में बनाइए तो आपको सब बना के रखनी पड़ती। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, घर पे पहले से ही बना के रख लें, पेपर में पूछ ले तो डायरेक्ट बता देंगे। वरना अगर पहले से बनाई हुई है, वही है ना, पहले से बनाई हुई है तो डायरेक्ट उपयोग हो जाएगा, और नहीं बनाई है तो बनानी पड़ेगी, है ना। और आपको पता भी क्या चलेगा कि 100 तक की पूछेगा या 200 तक की पूछेगा। आप 100 तक की बना के गए थे, 100 तक बीच में मान लीजिए 25 होती है, 23 होती है, पेपर में पूछ लिया 1 से लेकर 200 के बीच में क्या होती है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में ही बनानी पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये है 5 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। 5 और 4 का स्थानीय मान, आ जाओ भाई। ये रहा आपका 5, तो 5 का स्थानीय मान हुआ 5 और उसके बाद सब 0, तो 1 2 3, कितने 0? 3, 0 0 0, माइनस ये रहा आपका 4, तो ये 4 और पीछे 1 अंक है इसलिए 0, 1 0। 5 का स्थानीय मान हो गया 5000, 4 का स्थानीय मान हो गया 40, घटाने पर आ गया 4960, 4960, ये आपका आंसर हो गया 4960। क्लियर है? ठीक है ना। ट्राई करिएगा खुद से, प्लीज मेरा मत देखिएगा, रुक जाइएगा, ट्राई करिएगा। कुछ नहीं आए तो समझ सकते हैं आप इसमें से आके, वरना खुद से ही करें।
अपने हिस्से की मेहनत करें। 7,254, उसके बाद में डैश डैश खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है 38। इसमें खाली स्थान की जगह क्या आएगा कि वह संख्या 9 से कट जाए, 9 से कट जाए। भैया 9 से कटने के लिए जरूरी है कि अंकों का योग में 9 का भाग जाए, अंकों के योग का 9 में भाग जाए। तो यहां तक अंकों का योग कितना हो गया, 7 और 2, 9 9 9 9 18, 18 तो भाई यहां हो गया, 7 और 2 9 9 और 5 14, 14 और 4 18, ये हो गया, 11 ये हो गया। और इन दोनों का जोड़ अभी तक हमारा हो चुका है 18 और 11 मिला के कितना, 28, 29 हो गया, 29 हो गया। अब अगर हम यहाँ बीच में 4 डालते हैं, बीच में 4 डालते हैं तो 29 और 4 हो जाते हैं 33, 33 में 9 का भाग जाता नहीं है, तो ये गलत। अगर डालते हैं 5, 29 और 5 हो जाते हैं 34, 34 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 6 लेते हैं तो 29 और 6 हो जाते हैं 35, 35 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 7 लेते हैं तो 29 और 7 हो जाते हैं 36, 36 में 9 का भाग जाता है। तो आंसर है भैया 7, आंसर है 7, खाली स्थान में होना चाहिए 7। अगला नंबर, अगला ये CTET 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 8 अंकीय संख्या, ये 8 अंकों वाली संख्या आप गिन सकते हो, 8 अंकों की है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और y 8, इसको 88 से विभाज्य है, ये 88 से कट रही है। 88, तो थोड़ा सा धुन रुकिए, सुनिएगा बात को, 88 से कट रही है, इसका मतलब है 88 जो होता है वो खुद होता है 8 × 11। इसका मतलब ये नंबर 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। 88 से कटेगा मतलब 8 और 11 से कटेगा, और 8 और 11 से कटेगा। भैया हिंट दे दिया है, ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना और ट्राई करना। 88 से कट रहा है मतलब 8 और 11 से कट रहा है, क्योंकि 8 × 11 88 होता है, तो कोई 88 से कटा है इसका मतलब उसके टुकड़ों से भी कटा होगा, तो 8 और 11 से कटा होगा। 8 से कटा होगा तो 8 से कटा रूल क्या है भैया, लास्ट के 3 अंकों का जोड़ 8 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें 8 का भाग देते हैं, ये है 91y, 91y, y हमें नहीं पता कि कितना है, अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर रुकिए। 91y भाग दिया 8 का, 8 × 8 1 11, फिर 8 का भाग गया 8, आ गया 3 और y। अब बताइए y कितना होना चाहिए। 8 के पहाड़े में 8 16 24, फिर आता है 32, 8 चौक 32। तो अगर ये 32 ना हुआ तो 8 से कटेगा नहीं, और 8 से कटा नहीं तो कह रहा है कि भैया कटता है 88 से, 88 से कटता है मतलब 8 से कटता है, तो y को मजबूर होके कितना होना पड़ेगा, y को 2 होना पड़ेगा। अगर y 2 ना हुआ, अगर y भाई साहब 2 ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी भैया। तो y का मान तो हमें मिल गया 2, क्योंकि y का मान 2 होने से ही ये नंबर 8 से कटेगा। अब 11 से भी कटता है तो 11 का नियम भी लगा दीजिए। 11 का नियम हमें कहता है कि जो सम संख्या पर है, जो सम पे है, उनका जोड़, सम पे ये है, सम पे ये है, सम पे ये है, इनका जोड़ हुआ 7 + x + 9, 7 + x + 9 जो सम स्थानों पर है उनका जोड़, माइनस जो विषम स्थानों पर है उनका जोड़, सम स्थानों पर 7 x और 9, विषम स्थानों पर है 1 9 0, और एक और बच गया भाई, 8 अंकों का ना, तो 7 आ गया, x आ गया, 9 आ गया और y आ गया, प्लस y, माइनस जो विषम स्थानों पर है, विषम स्थानों पर है ये तो सम वाले हो गए, विषम वाले हैं 1 9, 1 + 9 + 0 + 1, x का मान है, y का मान निकाल चुके, 2 रख दीजिए, 9 और 2 कितने हुए 11, 11 और 7 कितने हुए 18, ये हो गया 18 + x, और ये हो गया हमारा 9 10 और 11, 11 में से 18 में से 11 का, ये हो गया 7, 7 + x। अब 7 + x को 11 से कटना होगा, और 11 से कटने के लिए x को कितना होना पड़ेगा 4, क्योंकि 7 और 4 11 हो जाएंगे, तो इसलिए मजबूरी है कि x का होना पड़ेगा 4, तो x हो जाएगा 4, y हो गया 2, x 4 हो गया और y 2 हो गया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 2।
समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 88 से विभाजित होता है, तो याद रखिए जब कोई नंबर किसी बड़े नंबर से कटता है तो वो उसके टुकड़ों से भी कटता है, उसके जो गुणनखंड होते हैं वो उनसे भी कटता है। 88 के गुणनखंड 8 और 11 है, तो मतलब वो 8 और 11 से कटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है CTET का 2018 का क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन है ये भी। देखिए 7 इंटू वाई है, सॉरी 7 वाई है, वाई का मतलब कोई अंक है, अंक का मतलब है 0 से लेकर 9 के बीच में वाई कोई भी हो सकता है। वाई जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, आपको बताना है सही कौन सा है। 3 हो सकता है, डैश 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 से लेकर 0 से लेकर 9 अंकों के बीच में कोई भी हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि जो भी वाई आप यहाँ भरिए, कोई दिक्कत नहीं, भरिए। इस जो भी वाई आप यहाँ भरेंगे उसको 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करने के बाद जो आंसर है वो भी वाई 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 आना चाहिए, वाई वाई आना चाहिए। जैसे मतलब अगर आपने यहाँ पे 2 भरा, मान लीजिए आपने 2 भरा, तो 72 को 6 से गुणा करने पर 2 2 2 आना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही होगी? तो जवाब है नहीं। और अगर ये बात सही नहीं है तो जो आपने भरा है वो गलत है, ये नहीं है, क्योंकि 6 दूनी 12 और एक 42 और एक 43 हो रहा है जो कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत है। तो याद रखिएगा जो भी आप वाई भरें उसकी गुणा वाई 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 आनी चाहिए। अगर वो वाई सही भरा है तो, गलत भरा है तो फिर ऐसा नहीं आएगा। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 4 ट्राई करके देखते हैं, 4 ट्राई करते हैं। तो यहाँ 4 भरा, 6 से गुणा किया, 6 चौक 24, 2 42, 2 44, बिल्कुल बैठ गया। देखिए जो भरा है वही आ रहा है, जो भरा है वही आ रहा है। देख लो कंटिन्यू वाई 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 आना चाहिए था। जो यहाँ पे हम भरेंगे 7 के साथ में खाने में जो भरेंगे 6 से गुणा करने के बाद में वही नंबर 3 बार आना चाहिए, तो वही नंबर 3 बार आ रहा है। इसका मतलब 4 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, इसलिए ये है कि बच्चों को सोचने में मजबूर करता है एग्जाम हॉल में कि ये क्या आ गया, और घुमाने की कोशिश की गई है। ये है 4 अंकों वाली संख्या, थोड़ा सा नंबर कटा हुआ है। ये है 4 अंकों वाली 51y3, 51y3 ये एक नंबर है। ये नंबर जो है संख्या है, ये संख्या जो है ये 9 से विभाज्य है। यहाँ लिखा हुआ है कि 9 से विभाज्य हो तो ये y जो है ये कितना होगा। अगर ये 9 से विभाज्य है तो इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इन्हें जोड़िए, 5 + 1 + y + 3, तो ये हो जाता है 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 + y हो गया, 9 + y हो गया। तो y क्या है, 0 हो जाए तो भी चलेगा, बिल्कुल साहब, क्योंकि y अगर 0 हो गया तो भी चलेगा। तो 9 + 0 9 हो जाएगा, 9 में 9 का भाग जाता ही है, ये बात तो बैठ गई। उसके अलावा 2 नहीं बैठेगा, 3 भी नहीं बैठेगा, 9 बैठेगा, हाँ जी 9 बैठेगा, क्योंकि 9 में 9 जोड़ेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18 में 9 का भाग जाता है। तो आंसर 0 या 9 में से कोई भी नंबर हो सकता है, 0 या 9 में से कोई भी अंक हो सकता है, दोनों ही चल जाएंगे। 0 या 9 भरने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो 9 से कटेगी। ये 2015 का क्वेश्चन है, बढ़िया था, मजा आया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 2014 का क्वेश्चन है, CTET का जबरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। आप यहाँ पे रुक सकते हैं, रुक के अपने हिसाब से खुद से ट्राई करिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को ये कह रहा है मानक रूप में, मतलब 10 की पावर में लिखिए। आपने कभी कैलकुलेटर को यूज किया होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर को, वो 10 की पावर में चीजों को लिखता है। तो 10 की पावर में आप क्या करते हैं कि एक नंबर को छोड़कर बाकी सबको 10 की घात में लिख लेते हैं। सिर्फ एक नंबर जो होता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको 10 की पावर में लिखते हैं। कैसे, इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए, दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट 8.2903 आ गया। और दशमलव के बाद में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हटा देंगे आप, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 10 की पावर 8 कैसे, जहां आपने दशमलव लगाया है, जहां दशमलव लगाया है उससे पीछे कितने नंबर थे वो काउंट कर लीजिए, उतने 10 की पावर हो जाती है। इस तरीके से इनको लिखा जाता है, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। 8, एक नंबर, सिर्फ एक नंबर जो है वो छोड़ते हैं, एक नंबर को छोड़ते हैं और बाकी सब जो नंबर है उनको 10 की पावर में बदल लिया जाता है, बदल दिया। अब ये कह रहा है कि k × 10 की पावर n कर दीजिए इसको, मतलब तुलना कर लीजिए। जो आपका गुणा में आया है वो तो है k, ये तो है k, और जो 10 की पावर में आया है वो है, तो ये हो गया k और ये हो गया n। जोड़ लीजिए k और n को, जोड़ने पर 8.29
8.2903 में जोड़ना है n का मान जो कि 8 है। 8 और 8 हो गया 16, 16.2903 ये आपका आंसर हो। तो अच्छा सवाल था 10 की पावर में लिखने का। कैलकुलेटर लिखते हैं, कैलकुलेटर जो है लिखते हैं। और हम भी जो फिजिक्स में हमने पढ़ा है, जब केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होते थे तो कहा था 10 की पावर में लिखिए। 10 की पावर में लिखने का मतलब ये है कि एक नंबर छोड़िए, बाकी सबको दशमलव के पीछे ले जाइए और उतनी 10 की पावर लगा दीजिए। तो 10 की पावर के रूप में लिखने का इस तरीका का तरीका होता है। एक होता है सारे नंबर है जैसे है वैसे लिखिए, एक है 10 की पावर के रूप में लिखिए। तो ये क्वेश्चन वहां से ही बना दिया। देखिए कंपटीशन वालों का दिमाग देखिए, जहां जगह मिलते हैं वहीं से सवाल निकाल लेते हैं, कहीं जगह नहीं छोड़ते। अब इसको देखिए 1999 में किसी देश की जनसंख्या 13.3 मिलियन थी। अब यहाँ पे मिलियन जो है वो हमने नहीं पढ़ा, अब तो यूट्यूब का जमाना है, सब मिलियन विलियन तो सब समझने लगे होंगे क्या होता है मिलियन। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है हमारा। 10 लाख है ना, 10 लाख जो है वो हमारा 1 मिलियन कहलाता है। और 1 बिलियन जो है 1 बिलियन, वो इसको 1000 से गुणा करेंगे तब हमारा जो है वो 1 बिलियन आएगा। तो 10 लाख को 1000 से गुणा कीजिए, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, तो ये हो गया 1 अरब। हमारे यहाँ के 100 के गुणज चलते हैं, हमारे यहाँ 100 के गुणज चलते हैं। अंग्रेजों के यहाँ जो ब्रिटिश है, जो यूएसए है, वहां पे 1000 के गुणज चलते हैं। पहला नंबर 1000 तक चलता है, फिर 1000 मतलब अगला नंबर 1000 के बाद आता है। जैसे मिलियन है, मिलियन को 1000 से गुणा कर 1000 मिलियन हो जाएंगे ना तब 1 बिलियन होगा। 1 बिलियन 1000 बिलियन हो जाएंगे तब 1 ट्रिलियन होगा। तो 1000 से गुणा चलता है। 1000 मिलियन मतलब 1 बिलियन, 1000 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन। तो वैसे चलते हैं, 1000 के गुणज में चलते हैं। तो आ जाइए, हम 100 के गुणज में चलते हैं। 100 है ना, 1 लाख है, 1 लाख को 100 से गुणा करेंगे तो वह 1 करोड़ बन जाएगा। यानी 100 लाख मतलब 1 करोड़, 100 करोड़ 1 अरब, 100 अरब 1 खरब। तो 100 के गुणज चलते हैं हमारे यहाँ। हम 100 में चलते हैं और ये 1000 में चलते हैं, इतना ही फर्क है। फर्क क्या पड़ता है, कोई के पैसे थोड़ी कम ज्यादा हो जाएंगे ऐसे। तो यह 13.3 मिलियन के समान है। कौन सी संख्या, तो उसको भैया गुणा कर लीजिए, इसे 10 लाख से गुणा कर लीजिए। तो 13.3 इंटू 10 लाख, तो ये हो गया हमारा, गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और गुणा करते ही हो गया 303। एक दशमलव वो 1 जीरो खा गया, बच गए कितने, 1 2 3 4 5 जीरो। आप चाहो तो दशमलव हटा के नीचे 10 लगा के वैसे समझ सकते हो। ये दशमलव हटाया, नीचे 10 लगा दिया, तो 1 10 से 1 जीरो कट गया। और कितने जीरो आए, 4 तो ये आए और 303 ये हो गए। तो 303 और साथ में 5 जीरो, तो 303 और 5 जीरो कहाँ हो भाई, ये रहा 303 और 5 जीरो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। भैया प्राकृत संख्या होना तो जरूरी नहीं है, प्राकृत संख्या होना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि दो प्राकृत संख्या, अगर एक मैं 2 ले लूं और एक 3 ले लूं तो 2 और 3 को घटाऊंगा तो -1 आएगा, जो कि प्राकृत संख्या बिल्कुल नहीं है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये जवाब तो गलत है कि वो प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी। दो प्राकृत संख्याओं का अंतर सदैव प्राकृत संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। पूर्णांक होगा, हाँ जी पूर्णांक पक्का होगा, क्योंकि 2 में से 3 घटा -1 आया, -1 जो है वो पूर्णांक होता है, -1 जो है वो पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक होगा। ये बात सही है भैया, पूर्णांक होगा। क्लियर है। धनात्मक संख्या ना भैया, कोई धनात्मक है। संपूर्ण संख्या ना, संपूर्ण संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा 1 पूर्णांक, कोई भी, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर क्या होते तो पूर्णांक के, नेचुरल नंबर पूर्णांकित होते हैं, प्राकृत संख्याएं पूर्णांकों में तो आती है, जैसे राजस्थान है या मध्य प्रदेश या भारत में तो आता है। तो पूर्णांकों में नेचुरल नंबर पूर्णांक है, 2 पूर्णांकों घटाओगे तो पूर्णांक क्या आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका ए स्टार करने का मतलब होगा A² + B² करना, ठीक है। और ए गुणा ए डॉट करने का मतलब होगा A² - B² करना। तो बताइए कि 5 स्टार 2 डॉट 25 कितना होगा। भैया रुको, पहले जो ब्रैकेट वाला है उसको पहले करना होता है, तो 5 को 2 के साथ पहले करना होगा। 5 को 2 के साथ करेंगे, जो संक्रिया कही गई है वो है स्क्वायर करके जोड़ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि आपका हो गया 25 + 4 यानी 29, ये हो गया आपका 29। अब उसके बाद में क्या हुआ, 29.25 करना है, 29.25 करना है। 29.25 का मतलब है
स्क्वायरों का अंतर करना होगा। तो 29 का स्क्वायर माइनस 25 और 29 का स्क्वायर हो जाता है हमारा, जो हो गया आपका 841, ये हो गया 625। दोनों को घटाने पर ही आ जाएगा 6, है ना। 11 में से 5 गया 6 और ये आ गया 1 और ये आ गया 2, 216। ये आपका आंसर हो गया 216। ये आया सीटेट 2011 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई प्राकृत संख्या m जो है वो इस प्रकार से है कि गुणनफल m इंटू एम प्लस टू m इंटू एम प्लस टू, उसमें 2 जोड़ दिया जाए, उसमें 4 जोड़ दिया जाए, इस तरीके से जो नंबर आए उनकी गुणा की जाए तो वो हमेशा विभाजित होगी, हमेशा कटेगी। किससे कटेगी? एक एक करके संख्या बना के देखते हैं। सपोज करते हैं m बराबर 1 पर क्या बनेगा? m का मान 1 रखने पर ये आया 1, ये आया 3, ये आया 1 इंटू 3 इंटू और 5, ये आ गया 15। ठीक है, 15 को 2 तो नहीं काटता, तो भैया 2 वाला ऑप्शन तो गलत है। 7 भी नहीं काटता, 7 वाला भी गलत। तो बच गए मैदान में 3 और 5। कोई बात नहीं, 2 पे ट्राई करते हैं। 2 पे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 इंटू 4 इंटू 6, ये हो गया 24, 24 दूनी 48। 48 को 5 तो नहीं काटता भाई, 48 को काटता है 3, तो ऑप्शन बचा 3। तो सही आंसर है 3। और ट्राई करनी पड़ती है तो और m का मान 3 रख के और आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2010 में किसी नगर की जनसंख्या इतने 3.3 मिलियन थी, तो वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। 2012 में फिर आ गया क्या? तो ये तो मैं आपको बता चुका कि मिलियन वाला जो हिसाब किताब है, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख को मिलियन कहते हैं। उससे गुणा करेंगे तो अभी बताया था, वही आंसर हो जाएगा। ये रिपीट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 की पावर 10 माइनस 1 किससे कटेगा, किससे विभाजित है? देखिए 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। कुछ नंबर याद कर लीजिए, आसानी रहेगी। ये हो गया आपका 1023, 1023। और 1023 जो है इसके अंकों का योग होता है 6, अंकों का योग है 6। तो 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 अगर जोड़ें तो अंकों का योग आता है 6, और 6 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 3 से विभाज्य है। क्योंकि 3 से विभाज्य का नियम क्या है? अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है वो 3 से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा। तो 2 की थोड़ी सी पावर याद कर लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 10 जो है वो 1024 होता है। ठीक है, ये है सीटेट 2012 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1957 माइनस A9 बट्टा 18B8, तो ए और बी का योगफल होगा। ए तथा बी का योगफल बताइए। ठीक है भाई, बताते हैं। तो ये सीटेट का 2014 का क्वेश्चन है और बहुत भयानक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि 1957 माइनस A9 एक बताना है क्या है जिसमें 18B8 का भाग चला जाए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए कैसे होगा। एक बात तो समझ लीजिए कि 1957 और 1800 ये जो भी है ये बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। इसका मतलब ऊपर इतना ही आएगा, ऊपर इतना ही आएगा, ताकि एक बार एक ही पाड़े में एक बार में कट जाए, एक बार में पूरा कट जाए। तो क्योंकि क्लोज है, ये बहुत क्लोज है ना। 1957 में से थोड़ा सा घटेगा तो इसके बराबर ही आना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि 2 बार पहाड़ा चला जाए या 3 बार चला जाए, ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि 1800 है, ये 1800 है, ये 1900 है। अब 1800 को भाग दोगे 1900 में तो एक बार ही जाना है, और पूरा भाग जाना चाहिए, तो एक बार ही जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, 1957 में से, ध्यान से सुनिएगा, 1957 में से मैं जब A9 को घटाऊंगा तो घटाने के बाद मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 18B8 आना चाहिए, ताकि ऊपर भी वही आ जाए, नीचे भी वही आ जाए, दोनों कट जाए, पूरा कट जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा वो देखिए। घटाएंगे तो 17, सॉरी यहां से 1 लिया, यहां से 1 लेके हो गया 17, 17 में से 9 हो गया 8, तो ये 5 के बजाय 4 हो गया। 4 ने 1 यहां से लिया, ये 8 हो गया, ये हो गया 14। 14 में से A गया बराबर B, 14 में से A गया बराबर B, यानी 14 माइनस A किसके बराबर हुआ? B के बराबर हुआ। ऐसे तो होता है, घटाते हो तो ऐसे ही होता है ना। ये हुआ 1 हासिल की लगी यहाँ पे, ये हुआ 17, 17 में से 9 गया, ये हो गया 8, 17 में से 9 गया, ये हो गया 8। फिर यहाँ बच गया 4,
4 एक हासिल ली, ये हो गया 14, 14 में से ए गया। अब आपको हासिल नहीं ले सर, हासिल कैसे नहीं लो, बिना हासिल लिए यहाँ पे 9 रह जाएगा और 9 आना नहीं चाहिए, 8 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से एक हासिल लेनी ही पड़ेगी, यहाँ से एक लेनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से नहीं लेते हैं तो फिर 9 रह जाएगा, 9 आना नहीं चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 आने के लिए यहाँ से एक जाना ही पड़ेगा, यहाँ से एक जाएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से ए गया बराबर बी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बी लिखा हुआ तो 14 माइनस ए बराबर बी। उसमें से ए को इधर लिया हूं तो 14 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान कितना हुआ, 14 हुआ। कितना गहरा, कितना जबरदस्त क्वेश्चन जो है वो मारा है भाई, कितना जबरदस्त क्वेश्चन मारा है। समझ में आया क्या खेल था, कितना प्यारा खेल था। दोबारा समझिए, ये कह रहा है कि इस नंबर में इस नंबर का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ कहाँ लिखा हुआ नहीं है तो ये समझदारी में है कि भैया भाग जाने की बात कर रहा है, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 1868 है ये, सॉरी 1800 जो भी यार, ये 1900 है। 1800 1900 में अगर भाग जाएगा तो एक बार ही भाग जा सकता है, मतलब ये घट घुटा के इसके बराबर आ जाए तो चला जाए। क्योंकि देखिए 1800 दूनी 3600 होता है, 3600 का तो सवाल ही नहीं उठता। 1957 में से जो भी घटेगा वो 1957 से छोटा आएगा। अब ये और तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो छोटा ही आएगा। तो इसे कटने के लिए यही हो सकता है कि ये नीचे वाले के बराबर आ जाए, दोनों कट जाए। क्योंकि ये 3600 बन नहीं सकता, 3600 बन नहीं सकता, क्योंकि घट रहा है तो कम ही होगा। कम होगा तो इसके पास आ जाए, दोनों एक दूसरे से भाई भाई कट जाए, बात खत्म। तो इसका मतलब है कि ये इसमें से घटेगा तो ये बनेगा, तो ये इसमें से घटेगा तो ये बनेगा। इसलिए 17 में से 9 गया 8, एक हासिल लिया 4 हो गया। 4 में से ए घटा, 4 माइनस ए लिख सकते थे, लेकिन नहीं, 4 माइनस ए नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर 9 रह जाता, 9 नहीं आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इसका मतलब हासिल की लेनी पड़ेगी। हासिल के लिए तो 14 हो गया, 14 में से ए गया, 14 माइनस ए हो गया, जो कि बी के बराबर है। तो ए प्लस बी बराबर हो गया 14। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 24 है। तो संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। न्यूनतम संभव योग, पहले तो बताइए 24 किन किन से आ सकता है, उनके जोड़े बनाइए जिन जिन से 24 आ सकता है। तो 2 है, 2 और 12, 2 और 12, 3 और 8, 4 और 6, 2 और 12 हो गया। इसके अलावा कुछ और बैठता नहीं है। अब इनमें से न्यूनतम योग, इनका योग करें अगर हम तो आता है 14, इनका योग करें तो आता है 11, इनका योग करें तो 10 आता है। तो न्यूनतम योग हुआ 10। 24 से गुणनखंड कर लिए और गुणनखंड करके हमने देख लिए किन का जोड़ सबसे छोटा आ रहा है। तो सबसे छोटा जोड़ आता है 10। ये सीटेट 2014 का बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये जो सीटेट के इनके क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन ही हमें चाहिए। निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? संपूर्ण क्या होती है? ये पहले भी एक वर्ड आया था, संपूर्ण। तो संपूर्ण संख्या का मतलब होता है अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसके गुणनखंड, सारे गुणनखंड जो उसको विभाजित करते हैं, उन सब का जोड़ उतना ही हो जितनी वो संख्या है। किसी संख्या के समस्त गुणनखंड, सबरे गुणनखंड कर लीजिए, सबको जोड़िए, उन सबका जोड़ उस नंबर के बराबर आएगा, तो वह एक संपूर्ण संख्या कहलाएगी। ट्राई करते हैं, देखिए 28 का एग्जाम्पल लीजिए। 28 का एक गुणनखंड है 1, 1 इसे काटता है, 2 भी इसको काटता है, 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 3 नहीं काटता, फिर 4 इसको काटता है, 4 के बाद में 7 चौक 28, 7 इसको काटता है, फिर उसके बाद में 14 इसको काटता है। ठीक है ना। ये सारे नंबर इसको काटते हैं। ठीक है, जो इसको काटते हैं, अपने आप को मत लीजिएगा, अपने आप को मत लीजिएगा, अपने अलावा, अपने को छोड़कर, खुद को छोड़कर जो से छोटे सारे गुणनखंड है वो सब लिखिए। अब इन सबको जोड़िए तो आप पाएंगे कि इनका जोड़ 28 ही आ रहा है। जो जो इसको काटते थे उन सबको जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ उतना ही आता है जितना वो नंबर है। तो ऐसे नंबर को संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या ऐसा कोई नंबर है इनमें से? तो जवाब है ढूंढना पड़ेगा। 13 तो नहीं है, क्योंकि 13 का एक ही गुणनखंड है, क्योंकि या तो खुद 13 है, खुद 13 को लेना नहीं है, तो 13 का एक गुणनखंड हुआ 1, 1 का जोड़ 1 आता है, 13 नहीं आता। 10 को ट्राई करते हैं, 10 की संभावना है भैया, 10 की है इसलिए कि 10 का एक गुणनखंड है 1, 10 को एक गुणनखंड है 2, एक गुणनखंड है 5, लेकिन ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 1 8, नहीं, सॉरी सर नहीं है। 9 का ट्राई करते हैं। 9 का भैया 3 हो सकते हैं, एक तो 1 और एक 3, उसके अलावा कोई है नहीं, जोड़ होता है 4, तो ये भी नहीं है। फिर 6 का ट्राई करते हैं। 6 के 3 गुणनखंड है, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। वैसे लास्ट ऑप्शन बचे अपने आप ही सही होगा, तो ये हो गया 3 और 2 5 और 1 6। सही आंसर 6 है। ये 2014 का क्वेश्चन है। याद रखिए, संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसके समस्त गुणनखंड सिवाय अपने आप को छोड़कर,
समस्त गुणनखंड अपने आप को छोड़कर इन सब का योग अगर संख्या के बराबर आता है, जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। 28 उसका एग्जाम्पल है, 6 उसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य मतलब जो एक और अपने अलावा किसी और से न कटती हो। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, आइए मैं एक एक नंबर को, तो वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। खुद से ट्राई होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद से आना इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। तो खुद से क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन सीधा ये कह रहा है कि निम्न में से 4 संख्याएं दी गई है, इनमें कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? ये हो गया, ट्राई करिए। अब आपको हिंट चाहिए तो मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अगर आपसे नहीं हो रही है कि कैसे करना है, उसका मैं हिंट दे देता हूं। हिंट देने के बाद में फिर रुक जाऊंगा, फिर आप फिर से ट्राई करिएगा, और फिर हिंट से भी ना हो तो सॉल्यूशन ले लीजिएगा। हिंट ये है कि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा कहती है कि अभाज्य संख्याएं वो होती है जो किसी और नंबर से नहीं कटती अपने अलावा। अपने अलावा 1 को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, जैसे पहले कहा 1 को तो हम अलग ही मानते हैं। अपने अलावा किसी और से नहीं कटती है। ठीक है, या आप 1 शामिल करना चाहते हैं तो बोल दीजिए 1 और अपने अलावा किसी और से नहीं कटती है। तो अगर कोई और नंबर उसको मिल गया काटने वाला, तो फिर वो अभाज्य नहीं है। तो आपको इन सारे नंबरों में से वो 3 संख्याएं गलत है, ऑब्वियसली बात है, 3 संख्याएं गलत है, 3 अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है मतलब 3 संख्याएं ऐसी है जो किसी न किसी पे कटेगी, किसी पे भी कटेंगी, है ना। तो वो जो कटने वाली संख्याएं हैं वो ढूंढ लीजिए, अपने आप ही अभाज्य संख्या बच जाएगी। अपने आप ही अभाज्य संख्या बच जाएगी, क्योंकि अभाज्य संख्या को ढूंढने का या प्रूफ करने का जो हमारे पास तरीका है वो है 2 का भाग देके देखिए, नहीं कट रहा, 3 का भाग देके देखिए, 5 का भाग देखिए, 7 का भाग दीजिए, 11 का भाग दीजिए, भाग देते जाइए। बीच में उस नंबर से पहले पहले जितने नंबर आते हैं सबका भाग देके देखिए। अगर वो कटे नहीं, किसी से भी ना कटे, तो कंफर्म हो गया कि वो अभाज्य। लेकिन इतने भाग देने भाई बहुत मुश्किल है। इतना भाग देना मतलब, सपोज कीजिए 173 का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 173 अभाज्य है तो कैसे प्रूफ होगा? 173 से पहले जितने भी नंबर है सबका भाग देके देखिए। 173 में 173 किसी से भी नहीं कटना चाहिए, तब जाके 173 अभाज्य होगा। ये तो बहुत लंबा काम है। इससे बेहतर है कि अभाज्य प्रूफ करने के बजाय बचे हुए आंसरों को भाज्य प्रूफ कर दीजिए। भाज्य मतलब वो कटते हो, ये प्रूफ कर दीजिए। क्योंकि कटने वाले में क्या होगा, 2 पे कट जाएगा, हाथों हाथ कहीं ना कहीं इसी आसपास के नंबरों से कट जाएगा। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, इनसे कट जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए वो 2 से 3 से, 2 से 3 से 5 से कटने वाला तो चौथी पांचवी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2, 3, 5, 7 यहां से तो नहीं कटेगा, एटलीस्ट 11 से शुरू करेगा, 11, 13। थोड़ा सा तो दिमाग, भाई कंपटीशन का एग्जाम है तो थोड़ा बहुत नीचे से थोड़ी स्टार्ट करेगा, थोड़ा तो ऊपर से स्टार्ट करेगा। तो 2 का, 3 का ये तो ट्राई मत करिएगा। 2 का, 3 का, 7 का, इनका भाग जाएगा, कंपटीशन की बेइज्जती करने वाला हो गया। तो 2 का भाग चला गया तो कोई देख लेगा, तो एटलीस्ट 2 की तो नहीं देगा, 3 का भी नहीं बनाएगा, 7 का भी नहीं बनाएगा, 5 का भी नहीं बनाएगा, ऊपर ही जाएगा, है ना। तो यहाँ नंबरों को देखिए, कुछ नंबरों को आप देखते ही पहचान जाएंगे। 341 को ले लीजिए, ये आराम से 11 पे कट रहा है, बड़ा खुश हो गए। देखिए 11 3 33 और 11 1 11 कट गया 11 से, और 11 से कट गया तो अभाज्य कैसे हुआ? 451 की भी यही कहानी है। देखिए ये 11 पे कटा, 11 पे बड़ा ही हंसते हंसते कटा, धूम कटा। अब अगर हम 173 की बात करें तो 173 जो है भाई वो 11 पे ट्राई करें, नहीं कट रहा। 13 पे ट्राई करें, नहीं कट रहा। उसके बाद में 17 पे ट्राई करें, नहीं कटेगा। 19 पे ट्राई करें, नहीं कटेगा। तो भैया एक बार रुक जाओ, उसको ये कट ही नहीं रहा, तो हो सकता है ये अभाज्य हो। एक काम करते हैं, थोड़ी ट्राई इस पे कर ली, अब थोड़ी सी ट्राई इस पे कर लेते हैं। 437 पे 11 पे कटता है, नहीं कटता। 13 पे 13 39, नहीं कटेगा। उसके बाद में 17 पे 17 दूनी 34 गया 97, 17 पे 97 नहीं आता। 19 का पाड़ा, 19 दूनी 38 करते ही आ जाएगा 57, 19 थी 57 कट गया भाई, 19 पे कट गया, 19 पे कट गया। 19 इंटू 23 आ रहा है, 19 का भाग 23 बार जा रहा है, यानी टुकड़े हैं मतलब 19 से कट रहा है तो फिर ये, तो यहाँ 173 लगने लग गया था। 173 पे विश्वास होने लग गया था, क्योंकि 11 पे काटा नहीं कट रहा था, 13 पे काटा नहीं काटा, 17 पे नहीं कटा, 19 पे नहीं कटा, तो फीलिंग आने लगी थी कि बंदा अभाज्य हो सकता है। लेकिन अब मैं उसके भाग देता जाऊं, रहने देते हैं, काम करते हैं, जो साथ वाला है उसको ट्राई कर लेते हैं। अगर वो कट गया तो फिर अपने आप ही कंफर्म है कि अभाज्य। तो फिर मैंने थोड़ा सा इस पे करके इधर आ गया और ये पता चल गया कि ये भाज्य है, तो फिर वो अपने आप ही अभाज्य कंफर्म हो गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिक जो है आपको प्रैक्टिस से आती जाएगी। प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती जाएगी, सोचने की ताकत बढ़ती जाएगी, समझने की ताकत बढ़ती जाएगी, नए नए जो तरीके हैं वो जल्दी पकड़ में आने लग जाएंगे। समय लगता है, अगर आपको हाथों हाथ नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, समय लेती है चीजें,
तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चनों का सेशन था वो इसलिए था कि 2 लेक्चर हमने थ्योरी के पढ़ लिए थे, 2 लेक्चरों में हमने काफी थ्योरी पढ़ ली थी। अब उस थ्योरी में सवाल कैसे आते हैं, कंपटीशन क्या पूछता है, कैसे पूछता है, वो करना जरूरी था। तो उस थ्योरी को मजबूत करने के लिए क्वेश्चनों का होना जरूरी था। तो ये प्रैक्टिस सेशन इसी बात के लिए था कि जो हमने पढ़े हैं वहां पे जो थ्योरी पढ़ी है अब उसको मजबूत कर लेते हैं। तो आज उम्मीद करता हूं कि ये इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में आपकी थ्योरी जो है मजबूत हुई है। थोड़ी अपने हिसाब से आप खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा जब भी प्रैक्टिस सेशन चले तो ये कोशिश करें कि क्वेश्चन देखें, वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें, नहीं हो तो वीडियो को आगे बढ़ा लें, ठीक है। इस तरीके से हम लगातार चलेंगे, क्लियर है, ठीक है। प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन आपके यहां से आना चाहिए, आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है वो आपके यहां से आना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम 10 क्वेश्चन करें तो कम से कम 4-5 क्वेश्चनों के आंसर तो आपको आने चाहिए, तो थोड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, पढ़ने का मजा भी आता है ना। तो दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपना 100% देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में वीडियो आपके पास है ही, आगे बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन दिख जाएगा। लेकिन एक प्रयास आपकी तरफ से जरूर होना चाहिए। ये धीरे धीरे आपका प्रयास जो है आपको बेहतर बनाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी ये जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके आगे के लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार जितना थ्योरी पढ़ा था उसको मजबूत करना था और वो फिलहाल इतना हो चुका है। अब दोबारा से थ्योरी को आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।